सुप्रभात बच्चों, मैं विनीता वर्मा आपकी हिंदी की अध्यापिका आपको रिमझिम पुस्तक के अध्याय 4 नन्हा फनकार का भाग 2 पढ़ाने जा रही हूँ। लेकिन भाग 2 को पढ़ने से पहले हमें भाग 1 के बारे में जान लेना ज़रूरी है। जैसा कि हमने आपको अध्याय में बताया था, जब हम भाग 1 पढ़ाने जा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि इस अध्याय को हमने 4 भागों में विभाजित किया है। एक भाग हम पहले पढ़ चुके हैं जिसमें कि बताया गया है कि केशव एक 10 साल का बच्चा है और बहुत ही अच्छा एक कलाकार है। अपने पिता के समान वह भी ऐसी नक्काशी करना सीख रहा है। और जब वह पैदा नहीं हुआ था, उसके पूर्वज, उसके बड़े दादा वगैरह, वो सब वहाँ पर गुजरात में रहते थे। लेकिन उसके पैदा होने से पहले ही वो लोग गुजरात छोड़कर आगरा चले आए थे और वह नक्काशी कर रहा है। बच्चा केशव जो कि बच्चा है, वह अपना आगरा में ही सब कुछ सीख रहा है और अपने पिता के समान वह बनना चाह रहा है। अब आगे हम ये देख रहे हैं कि इसकी हथौड़ों की, छेनी हथौड़ों की ठक ठक के वजह से एक व्यक्ति उसके पास आके खड़ा होता है और वह आश्चर्य से कहता है कि इतना छोटा बच्चा, माशा अल्लाह, ये कितनी सुंदर घंटियाँ तुमने बनाई हैं। तो हम इसके आगे का अब भाग 2 में पढ़ते हैं। पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ही ये घंटियां बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ा तल्खी से जवाब दिया। तल्खी कहते हैं बहुत ही जोर से, मतलब उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगा। उसको ये नहीं मालूम था कि ये बादशाह अकबर है, इसलिए जोर से उसने हक से जवाब दिया कि क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं पत्थरों पर नक्काशी कर रहा हूँ? तो ये घंटियाँ क्या किसी और ने बनाई हैं? फिर आगे पढ़ते हैं। दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला, मैं 10 साल का हूँ। वह आदमी बोला कि तुम बहुत छोटे हो, इसलिए मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो केशव कहता है मैं 10 साल का हूँ। तो बादशाह अकबर कहते हैं 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो आप काफ़ी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। और अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 के ऊपर। कद मंझोला, मतलब बीच का कद। वह सफ़ेद अंगरखा और पजामा पहने हुए था। अंगरखा कहते हैं जो ऊपर का झोला टाइप का, कुर्ता टाइप का पहनते हैं राजा महाराजा, उसको कहते हैं। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। उसके बाल गहरे लाल रंग की उस आदमी ने पगड़ी पहन रखी थी और उससे उसके बाल ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा, तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना ही कर रहा था कि तभी उस आदमी ने एक शिकारी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में काफ़ी काम बाकी है। अब मुआयना कहते हैं जांच पड़ताल। वह केशव जो है, वह जो आदमी आया था उसका मुआयना, जांच पड़ताल कर रहा था, उसको सही तरह से देख रहा था कि यह आदमी कौन है जो इतनी बातें कर रहा है। उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेज से दौड़ आने की आवाज़ सुनी। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ़, खड़ा हो। हुजूर आला के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की तूने? झुककर सलाम कर इन्हें। वह जो महल का पहरेदार था वह आ जाता है और वो केशव को आके डांटता है, क्योंकि केशव को मालूम नहीं था कि वह बादशाह अकबर है। जो व्यक्ति आके खड़ा हुआ है वो बादशाह अकबर है। और उसने बहुत ही बुरी तरह से उसको जवाब दिया था कि मैं ही हूँ जो कि यह
नक्काशी कर रहा हूँ। और भौचक से आकर वह, भौचक कहते एकदम अचानक से आकर केशव को डांटने लगा कि तुम्हारी इतनी ज़रूरत कहते, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम बादशाह अकबर के सामने इतनी ज़ुबान चला रहे हो और झुककर सलाम भी नहीं कर रहे हो। उठकर झुककर सलाम करो। अब केशव का माथा ठनका। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छेनी हथौड़े से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं। यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नज़रों से अकबर को देखने लगा। केशव को शक हुआ कि कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं। यही बदहवासी से कहते हैं घबराहट से उसकी छेनी हथौड़ा जो है वो नीचे गिर गया और वो झुककर सलाम करने लगा और खरगोश किसी मतलब घबराई हुई सी नज़रों से अकबर को देखने लगा। वह ये सोचकर घबरा रहा था कि ये बादशाह अकबर के सामने मैंने ये सब क्या कर दिया। अब आगे पढ़ते हैं। अकबर को पहरेदार की यह दखलंदाजी भली न लगी। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, तुम कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था, पर वह अब डरा हुआ था नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्करा रहे थे। अकबर को जो वो पहरेदार, महल के पहरेदार आए थे, उनको उनका आना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि अकबर की सच्चाई वह उस केशव के सामने रखे। तो वो इसलिए उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगा। पहरेदार तो चला गया, लेकिन केशव असमंजस से कहते हैं दुविधा में हो गया कि अब उसे क्या करना चाहिए। जो राजा अकबर हैं उनके सामने उनका हुक्म का इंतजार करे या अपना काम फिर से शुरू कर दे। तो लेकिन वह उसको डर भी नहीं लग रहा था, क्योंकि बादशाह अकबर बहुत मुस्कुरा रहे थे। देखिए जिस तरह से बादशाह अकबर उसको काम करते हुए देख रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं, तो वह उनको डर नहीं लग रहा था और वह इस तरह से लगातार काम करता चला जा रहा था। ये सब हम यहाँ तक पढ़ते हैं। ये हमारा भाग 2 समाप्त होता है। अब हम इसके आगे का भाग 3 में पढ़ेंगे। इसको आप जिस तरह से आपको पढ़ाया जा रहा है, बार बार से आप इसको पढ़ेंगे और इसका दिया हुआ कार्य भली भांति अपनी कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।